देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है हेयरिंग लॉस। सुनाई देना ही कम हो जाता है। लोग आजकल कुछ भी काम करें तो ईयरबड्स लगा के रखते हैं, तो क्या उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है अगर हम लॉन्ग टाइम हियरिंग कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट लगा रहता है यहाँ पर, वो हाई इंटेंसिटी साउंड जाने की संभावना रहती है। थ्रोट कैंसर की भी बात अभी बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टेज पे ये पता चल जाता है हम लोगों को। गले में दर्द होना, एक बार छाला हुआ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि कैंसर का लक्षण हो। आपके पास रूरल के भी पेशेंट्स आते होंगे, अर्बन पेशेंट्स भी आते होंगे। राइनोस्पोडियोसिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है, सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो तालाब में नहाने का जो ट्रेंड है, जहाँ पे गाय बैल भी नहाते हैं और वहीं यदि आदमी नहाता है तो वहाँ से इन्फेक्शन उसको फैल जाता है। जो डीजे बजता है उसका इंटेंसिटी तो इतना ज़्यादा रहता है कि यदि वो थोड़ी देर के लिए भी आदि, कई लोग तो हमारे पास आते हैं कि उनका दोनों कान डैमेज हो जाते हैं। तो आप IMA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो IMA और AOI कितना इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए? IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। आम पब्लिक की जो सोचने का तरीका है, जो है डॉक्टर्स का संगठन, उनके एक सोचने के तरीके में फ़र्क रहता है। तो जो एसोसिएशन जो रहता है, इन दोनों के बीच का ब्रिज बन के काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट के एक नए खास एपिसोड में। हम अपने इस पॉडकास्ट में छत्तीसगढ़ के उन स्पेशल लोगों से मिलते हैं जो अपने काम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन तो करते ही हैं, साथ में यहाँ के हजारों जिंदगियों को छूते हैं। वैसे ही आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर के फेमस ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिल जैन। ENT का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट। ENT से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हम लोग इनसे बात करने वाले हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो, थ्रोट कैंसर हो, लाइफस्टाइल की अवेयरनेस हो जो हम लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में करते हैं, और ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज जो ENT को चेंज कर रही है। तो मिलते हैं हम आज के गेस्ट डॉक्टर अनिल जैन से और बहुत सारी चीज़ों पे इनसे बात करते हैं। ओके सर, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आपने ENT क्यों चूज़ किया? देखिए, मेरा शुरू से ही सर्जिकल फील्ड में इंटरेस्ट था और ENT एक ऐसी ब्रांच है जो इसमें काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं सर्जरीज़ की। ईयर, नोज़ और थ्रोट। ईयर भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। ईयर में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं सर्जरी की, वैसे भी नोज़ में भी बहुत वैराइटीज़ होती हैं सर्जरी की। अब तो ऐसा हो गया है कि नोज़ की जो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो हम एंडोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू आजकल ब्रेन की ट्यूमर की सर्जरी भी करते हैं नोज़ के थ्रू। तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट और वैराइटीज़ है सर्जरीज़ में, इसको देख करके मैंने ENT फील्ड चूज़ किया। और आजकल के जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट होते हैं वो किस ENT को किस प्रेफरेंस पे रखते हैं? आजकल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा मैंने देखा है कि जो फील्ड ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है उनके लिए, जो लाइफ में ज़्यादा ईज़ रहता है, तो ऐसी जो ब्रांचेज जिसमें इमरजेंसीज कम हो, हेडेक कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, तो आजकल लोग ऐसा चूज़ करने लग गए हैं। तो ये जो ENT बोलते हैं अपन, ईयर नोज थ्रोट, ये क्या पूरा कनेक्टेड होता है इसलिए इसका एक सिंगल ब्रांच होता है? हाँ, यही कारण है। नोज़ कान से कनेक्टेड रहता है, नोज़ माउथ से कनेक्टेड रहता है, माउथ थ्रोट से कनेक्टेड रहता है, तो ये सब इंटर कनेक्टेड है, इसलिए इसको एक फील्ड बनाया गया है। क्योंकि एक में यदि प्रॉब्लम होता है तो वो दूसरे में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंटर कनेक्टेड है, इसलिए इसको एक कैटेगरी बना करके डिपार्टमेंट बनाया गया है। हम जो लोग होते हैं यूजुअली कान वगैरह को पेन से, कीज से, बहुत सारी चीज़ों से, और जो कान जो साफ़ करने के जो बर्ड्स आते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने रील्स वगैरह में देखा है कि इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए इस सबसे। ईयरबड्स है या फिर कान साफ़ करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं आजकल मार्केट में, तो लोग खुद ही अपना साफ़ करते रहते हैं। देखिए, कान को आप खुद तो देख नहीं सकते हैं, है ना। बिना देखे आप यदि साफ़ करने की कोशिश करेंगे तो चोट लगने का चांस रहता ही है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि साफ़ करते करते चोट लग गया, खून निकलने लग गया। कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत मैल रहता है, तो आप बिना देखे साफ़ करते हैं तो वो अंदर और पुश हो जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉपर वे क्या है इसका? देखिए, यदि कान में थोड़ा बहुत मैल जम जाता है तो उसको ऐसे क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। कान के अंदर ही एक ऐसा सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म रहता है जिससे कि वो मैल अपने आप बाहर आता है। थोड़ा बहुत मैल बनना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मैल बनता है और वो अपने आप बाहर आता है। और यदि दर्द हो रहा है मैल की वजह से, किसी वजह से, तो बेहतर है कि आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जा कर के उसको दिखा के, ना कि आप खुद ही उसको निकालने की कोशिश करें।
है ना, इससे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थोड़ा बहुत यदि पानी चला गया नहाते समय तो बाहर आप ईयरबड से कॉटन से हल्का सा क्लीन कर सकते हैं, बट अंदर से साफ़ करने की कोशिश ना करें। हमारे ईयर से जो डिस्चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं और इनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, डिस्चार्जेस मतलब एक तो मैंने बताया कि वैक्स भी एक प्रकार का डिस्चार्ज है ना, कभी कभी लिक्विड फॉर्म में निकलता है वो। तो वैक्स का बनना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सभी के कान में बनता है और वो बाहर निकलता है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एक दूसरा डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, वो एक बीमारी है। तो वो जो डिस्चार्ज आता है, कभी कभी कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। कान के बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से आ सकता है। कान के पर्दे में छेद हो गया, उसकी वजह से आ सकता है। कान की हड्डियां गलने वाली एक बीमारी होती है जिसको कि हम कोलेस्ट्रोमा बोलते हैं, उसकी वजह से भी पस आ सकता है, जिसमें कि बहुत बदबूदार मवाद आता है। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं जिसकी वजह से कान से पस आ सकता है। तो इनका अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट होता है, कई बार इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। नोज़ की बात करें हम लोग तो कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो माउथ ब्रीदर होते हैं, जो हमेशा मुंह से सांस लेते हैं, तो वो नॉर्मल होता है या फिर उस पर भी कोई डेंजरस चीज़ होती है? नहीं, देखिए, माउथ ब्रीदिंग जो है, मुंह से सांस लेना नॉर्मल चीज़ नहीं है। एक नॉर्मल इंसान नाक से सांस लेता है। नाक से जब बराबर सांस आती है तो मुंह नहीं खुलता। जब भी नाक से बराबर सांस आ रही है, आप सो रहे हैं, तो मुंह आपका बंद रहेगा। यदि आदमी माउथ ब्रीदर है, इसका मतलब उसकी नाक से सांस बराबर नहीं जा रही है दोनों तरफ से, तो और वो मुंह खोल के सांस लेता है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। नींद में भी या बाकी समय भी शरीर को ऑक्सीजनेशन, नॉर्मल ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए प्रॉपर नाक से सांस आना ज़रूरी होता है। और यदि नाक में किसी प्रकार का रुकावट है सांस लेने की, किसी भी प्रकार की बीमारी से हो, तो फिर आदमी को नॉर्मल ऑक्सीजनेशन के लिए मुंह खोलना पड़ता है। लेकिन जब कभी कभी नाक का ऑब्स्ट्रक्शन, नाक में जो रुकावट है, इतनी ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को खर्राटे आने लग जाते हैं, तो फिर वो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो माउथ ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किस कारण से माउथ ब्रीदिंग हो रही है, किस कारण से नाक से सांस बराबर नहीं आ रही है, और उसका फिर वैसे इलाज होना चाहिए। तो इसी से एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि स्नोरिंग लोग करते हैं और एक एपनिया होता है, स्लीपिंग एपनिया, तो दोनों कैसे डिफरेंस है? देखिए, स्लीप एपनिया जो होता है वो स्नोरिंग का ही, मतलब जब बहुत ज़्यादा स्नोरिंग हो जाती है तो वो स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की बात की, नाक से जब सांस लेने में रुकावट आती है, आदमी जब सोता है तो उसका जो तालू का जो हिस्सा रहता है ना, पीछे चला जाता है, तो जो थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन रहता है नाक का, वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में बदल जाता है। तो आदमी नाक से सांस लेने की कोशिश करता है तो वहाँ से फिर आवाज़ निकलती है, तालू जो है फड़फड़ाता है, उसको हम स्नोरिंग बोलते हैं। जब वही ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है कि बिल्कुल सांस आना बंद हो जाए, नाक से सांस आना बंद हो जाए, मुंह से भी सांस आना बंद हो जाए, तो पूरी सांस रुक जाती है, उसको एपनिया बोलते हैं। एपनिया मीन्स पूरी तरीके से सांस का रुक जाना। स्लीप एपनिया मीन्स नींद में पूरी तरीके से सांस का रुक जाना। जब मुंह से भी सांस नहीं जा रहा है, नाक से भी सांस नहीं जा रहा है, तो फिर वो स्लीप एपनिया में चला जाता है आदमी। तो वो जो एपनिया रहता है मोमेंट्री रहता है, थोड़ी देर के लिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, किसी किसी का तो लंबा भी रहता है। तो उसके कारण से बॉडी में ऑक्सीजन कम जाता है, तो फिर वो ब्रेन से सिग्नल जाता है, तो फिर आदमी थोड़ा अवेक होता है, तो फिर वो सांस लेना चालू करता है। तो इसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये मोमेंट्री रहता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट तो ठीक है, डॉक्टर के पास गया, ट्रीटमेंट हो रहा है, मगर डेली लाइफ में इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? फिटनेस रिलेटेड या फिर योगा या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें जो हम कर सकते हैं? जी हाँ, यदि थोड़ी बहुत स्नोरिंग है, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ओबेसिटी। मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी के लिए। यदि आप वज़न अपना कम कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत जो स्नोरिंग रहती है, हल्की फुल्की स्नोरिंग जो रहती है, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। योगा बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, से बॉडी का ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, बॉडी में ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है। वज़न कम करना चाहिए, है ना, इससे भी स्नोरिंग में फ़र्क पड़ता है। तो साइनसाइटिस को लेके क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स होते हैं? देखिए, लोग किसी भी चीज़ को साइनस का प्रॉब्लम बोल देते हैं, है ना। साइनसेस क्या होता है? बेसिकली साइनसेस जो होते हैं, अपने नाक के आजू बाजू ऊपर में एक बोन्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसमें कि नॉर्मली हवा भरा रहता है, उसको साइनस बोलते हैं। साइनस एक नॉर्मल चीज़ है जो सभी के शरीर में पाया जाता है। चेहरे में जो हड्डियाँ रहती है वो साइनसेस से रहती है उसमें, और नॉर्मली उसमें एयर भरा रहता है। तो लोग नॉर्मली साइनस का प्रॉब्लम है तो किसी भी चीज़ को साइनस का प्रॉब्लम बोलते हैं। ज़रा भी हेडेक हुआ तो साइनस का प्रॉब्लम है, कुछ भी हल्का भारीपन लगा तो साइनस का प्रॉब्लम है।
साइनस का प्रॉब्लम मतलब ये होता है, मेडिकल टर्म में देखें तो साइनस में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, सूजन आ जाए, पस हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, तो वो साइनस का प्रॉब्लम है। जो कॉमन प्रॉब्लम है साइनस का वो होता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस होने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक उनमें से एक एलर्जी है। जो लोग किसी चीज़ से एलर्जी है जिनको, चाहे ठंडी चीज़ों से हो, डस्ट से हो, खाने पीने की चीज़ों से हो, तो उस एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस बन जाने लगते हैं साइनसेस में, और वो नॉर्मली ड्रेन नहीं हो पाते नाक में। नॉर्मली क्या होता है, सभी के साइनसेस में कुछ सिक्रीशंस बनते हैं और वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं, नाक में आते हैं और अपने आप वो गले में आ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ये। लेकिन एलर्जी में क्या होता है, ये सिक्रीशंस का बनना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो नॉर्मली वो गले में नहीं आ पाता, वो नाक से निकलने लगता है, या फिर वो साइनस में जाम होने लगता है। तो फिर नाक से डिस्चार्ज आना, हेडेक होना, नाक का बंद हो जाना, ये फिर ये साइनोसाइटिस के लक्षण होते हैं, जिसको कि हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। दूसरा एक कारण होता है एलर्जी के अलावा कि हमारे नाक की या साइनसेस की बनावट में ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मली जो सिक्रीशंस बन रहे हैं वो ड्रेन नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वो रुक जाते हैं। चाहे वो नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण हो, या साइनसेस में कोई बनावट में, उसका एनाटॉमी में ऐसी कोई चीज़ हो कि वो जो सिक्रीशंस बन रहे हैं वहाँ पर वो नॉर्मली ड्रेन नहीं हो पाते हैं। ड्रेन चूँकि नहीं हो पा रहे हैं तो वो साइनसेस में कलेक्ट होने लगते हैं, वहीं जमा होने लगते हैं, तो फिर इसमें इन्फेक्शन होने लगता है। तो फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं, नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम, नाक से डिस्चार्ज आना, हेडेक होना, चेहरे में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। ओके, सो बेसिकली अगर मतलब ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये अगर लोगों को हो रहा है तो चांसेस है कि वो साइनोसाइटिस हो सकता है वो। अच्छा, वो कंफर्म तो हॉस्पिटल जाके ही हॉस्पिटल जाकर के जब वो कोई ENT स्पेशलिस्ट उसको चेक करेगा तो वो बताएगा कि ये साइनोसाइटिस है कि नहीं, और है तो किस कारण से है और उसका क्या इलाज है। नॉइज़ की अगर बात करें, ईयर्स की स्पेशली, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे बड्स आ रहे हैं। ईयरबड्स तो कॉमन हो गए हैं, लोग आजकल कुछ भी काम करें तो ईयरबड्स लगा के रखते हैं। तो क्या उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम होता है अगर हम लॉन्ग टाइम हियरिंग कर रहे हैं? देखिए, आप ईयर प्लग लगा के यदि आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कान में आवाज़, देखिए यदि वॉल्यूम लो है तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें यदि, क्योंकि क्या, चूँकि डायरेक्ट लगा रहता है यहाँ पर वो कान के पास में, तो इस बात के चांसेस रहते हैं कि वो डायरेक्ट वॉल्यूम जो है कान के मेम्ब्रेन को जाती है, हाई इंटेंसिटी साउंड जाने की संभावना रहती है। तो जब भी आप ईयर प्लग लगा के बात करते हैं तो बेहतर है कि वॉल्यूम को कम से कम रखें, पहली बात। और दूसरी चीज़, आप जो ईयरबड लगाते हैं उसकी क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। कई बार लगातार लगा के रखने की वजह से ईयर कैनाल में काफ़ी प्रेशर होता है, उसकी वजह से दर्द होना, इन्फेक्शन होना, ये हो सकता है। तो एक तो वॉल्यूम उसका बहुत कम से कम होना चाहिए और बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसका, और प्रॉपर फिटिंग वाले ईयरबड जो है वो यूज़ करना चाहिए। ओके, क्योंकि ईयरबड्स के शिकार आजकल हर एज ग्रुप वाले हैं, यंग भी हैं, मिडिल एज वाले जॉब वगैरह के लिए सुनते हैं, और ओल्ड एज भी भजन वगैरह सुनने के लिए हर टाइम यूज़ कर रहे हैं आजकल। रायपुर में भी नॉइज़ पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। लाइक आप कहीं भी ट्रैफिक पे खड़े होंगे तो हॉन्किंग हर टाइम रहता है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम अभी जनरेट हो रहा है लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है हेयरिंग लॉस, सुनाई देना ही कम हो जाता है। यदि कोई भी आदमी बहुत समय तक किसी एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा का साउंड, डेसिबल्स में हम लोग उसको मापते हैं साउंड को, डेसिबल से, एक पर्टिकुलर डेसिबल 70 डेसिबल के ऐसा ऊपर का साउंड है, 60 डेसिबल के ऊपर का साउंड है, उससे यदि लंबे समय तक उससे एक्सपोजर हो रहा है तो उससे सुनाई देने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। कान में सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, एक प्रॉब्लम ये होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, चिड़चिड़ापन आने की संभावना रहती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा लाउड इंस्टेंटली, मतलब 100 डेसिबल से ऊपर, 120 डेसिबल, मैं डीजे की बात करूँगा। हाँ, डीजे जो बजता है आजकल, चाहे वो शादियों में हो, चाहे धार्मिक त्योहारों में हो, है ना, इस प्रकार का जो डीजे बजता है उसका इंटेंसिटी तो इतना ज़्यादा रहता है कि यदि वो थोड़ी देर के लिए भी आदि उसमें एक्सपोज हो गया तो कई लोग तो हमारे पास आते हैं कि उनका दोनों कान डैमेज हो जाता है, डीजे से इतना ज़्यादा साउंड रहता है। अच्छा। दूसरी बात, ये जो डैमेज होता है इसका यदि तुरंत उपचार नहीं किया जाता है
तो ये परमानेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा भी यदि डिले हो जाते हैं इसका उपचार करने में तो ये हियरिंग लॉस परमानेंट हो जाता है। ओके। यदि आप समय से भी पहुंच जाते हैं तो इस बात की गारंटी नहीं रहती कि ये पूरा ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट इसमें देने पड़ते हैं। विग्रस ट्रीटमेंट तुरंत देना पड़ता है तो रिकवरी होती है, लेकिन ज़रा भी लेट हो गए तो ये परमानेंट होने के चांस रहते हैं। ये प्रॉब्लम तो हमारे रायपुर में मतलब सीवियर हो चुका है। ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन सुधरता कोई नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, शादियों में देख लीजिए, चाहे धार्मिक त्योहारों में देख लीजिए, हर जगह डीजे ज़रूरी हो गया है। मतलब हाँ, लोग जो है अपने शादियों का जो डेट है, धार्मिक त्योहारों का जो डेट है, डीजे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिक्स करते हैं। ऐसा हो गया है, तो ये बहुत गलत है। अगर मैं एक्सपोज हो रहा हूँ इन मतलब हाई नॉइज़ एरिया पे और मुझे होना ही है, तो मैं ऐसे कुछ प्रिकॉशन ले सकता हूँ वहाँ पे जिनसे मुझे ख़तरा कम हो? आप कुछ स्पेशलाइज्ड आजकल ईयर प्लग्स आ गए हैं जिसको यूज़ करके आप उस जो लाउड साउंड है उससे आप बच सकते हैं, लेकिन उसको आप बहुत लगातार भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यदि साउंड बिल्कुल आना बंद हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है आसपास जो है वो। तो जो स्पेशलाइज्ड ईयर प्लग्स हैं वो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। आपको यदि काम करना बिल्कुल ज़रूरी ही हो गया है। और दूसरा तरीका कि आप बीच बीच में अपना ऑडियोमेट्री चेकअप कराते रहें, जांच कराते रहें, ताकि यदि आपके कान अफेक्ट होना चालू हो गया है तो आप वर्क प्लेस को, फैक्ट्री की इस जगह से आप वहीं काम करें, लेकिन दूसरी जगह काम कर ले जहाँ पे एक्सपोजर आपका साउंड से कम है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम होगा उसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट है। इसलिए जितना ज़्यादा बचाव हो सके वही ज़्यादा अच्छा है। आजकल कॉकलियर इम्प्लांट भी चल रहे हैं मार्केट में, तो वो कितना सही होता है, उसको कितना अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट एक बहुत अच्छा इनोवेशन है हमारे ईएनटी के फील्ड में। बहुत ही यूज़फुल ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन करके लगाया जाता है ये। विशेष करके जो बच्चे डेफ पैदा होते हैं, जन्मजात जो कान से नहीं सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। ऐसे बच्चे जो जन्म से सुन नहीं पा रहे हैं, दोनों कान उनका ख़राब हो गया है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो वैसे बच्चों में ये कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी कराना बहुत उपयोगी होता है। अच्छा, क्या होता है ये? देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट जो होता है एक प्रकार से हियरिंग एड जैसा रहता है, जिसको कि हम कान के अंदर ऑपरेशन करके फिट होते हैं। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, एक होता है इनर ईयर। तो ये जो जन्मजात बीमारी होती है बच्चों में, जिसमें कि हम कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं, वो जो इनर ईयर का प्रॉब्लम रहता है। इनर ईयर मतलब जो कान के सबसे भीतरी हिस्सा होता है, जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है नसों के द्वारा, वो हिस्से में प्रॉब्लम होती है। तो उस हिस्से में जब प्रॉब्लम होती है तो ये दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती है, तो इसके लिए किसी प्रकार के ऑपरेशन या हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी भी प्रकार के पावरफुल हियरिंग एड से भी यदि रिस्पॉन्स नहीं आता है बच्चों में, तब फिर हमको कॉकलियर इम्प्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कॉकलियर इम्प्लांट रहता है, इसको ऑपरेशन करके इसके इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इस इलेक्ट्रोड्स को हम ऑपरेशन करके इनर ईयर में फिट करते हैं। डायरेक्ट इनर ईयर में फिट होता है ये। तो जो इनर ईयर में प्रॉब्लम है उसको हम बाईपास करके वो जो इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट नसों से जोड़ देते हैं। अच्छा, जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो आपका जो सिग्नल्स जो आएंगे, साउंड सिग्नल्स जो रहेंगे, बाहर में एक हियरिंग एड जैसा फिट रहेगा, वो इलेक्ट्रोड के थ्रू सीधे इनर ईयर पे जाएगा। अच्छा, वो आपका एक्सटर्नल ईयर जो रहता है, बाहरी कान है, कान का पर्दा है, कान की सुनाई देने की हड्डियां हैं, इसको सबको बाईपास करके सीधे इनर ईयर पे जाता है, तब फिर वो उसको सुनाई आता है। इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कॉकलियर इम्प्लांट जो है बच्चों में पर्टिकुलर एज पे ही करा लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी कॉकलियर इम्प्लांट होगा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है इसको। देखिए, बच्चा जब सुनता है तभी वो बोलना सीखता है। जब उसके कान से आवाज़ ब्रेन में जाती है, वही ब्रेन उस आवाज़ को सीखता है, फिर उसी आवाज़ को वो मुंह से निकालता है। तो ये बोलने सीखने की जो उम्र रहती है ना, एक पर्टिकुलर 2 साल, 3 साल, 4 साल से बोलना, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो उसी उम्र में जब आपके कान पे साउंड सिग्नल जाएंगे तभी वो जल्द से जल्द वो बोलना सीखता है। इसलिए कॉकलियर इम्प्लांट भी अपने को जितना जल्दी हो सके
जितनी जल्दी एज में हो सके अपने को करा लेना चाहिए, यदि वो इंडिकेटेड है उस बच्चे में तो जल्दी कराने के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब जैसे बात करते हैं कि आपके पास रूरल के भी पेशेंट्स आते होंगे, अर्बन पेशेंट्स भी आते होंगे, तो इनमें क्या रेशियो होता है इन बीमारियों को लेके? क्योंकि जो रूरल पब्लिक होती है उनकी इम्यूनिटी हाई होती है और जो अर्बन पब्लिक होती है उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके पेशेंट्स के रेशियो क्या होते हैं? देखिए, रूरल पॉपुलेशन में एक है चीज़ की हाइजीन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो अपना, इसलिए जो कान की बीमारियों का जहाँ तक सवाल है, हाइजीन बराबर मेंटेन नहीं होने से कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ी कम देखी जाती है बनिस्बत की रूरल पॉपुलेशन में। एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जो कि सिर्फ रूरल पॉपुलेशन में ही देखने में आता है ENT में, वो राइनोस्पोडियोसिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ अपने छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये बीमारी जो होती है तालाब में नहाने से फैलती है। तो तालाब में नहाने का जो ट्रेंड है वो अपने यहाँ के गांव में बहुत ज़्यादा है, लोग तालाब में ही नहाते हैं। और वैसी जगह में जहाँ पे जानवर भी नहाते हों, गाय बैल भी नहाते हों, और वहीं यदि आदमी नहाता है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन उसको फैल जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है राइनोस्पोडियोसिस नाक में मस्से के रूप में पेशेंट को हो जाता है। नाक से खून निकलना, नाक से सांस लेने में रुकावट आना, इवन यहाँ तक कि गले में भी आ जाता है। ये इतना बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं नाक में। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। हाँ, और या फिर जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ के, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वहाँ मिलता है ये बीमारी बहुत ही अपने एरिया में बहुत कॉमन है और दूसरी जगह बिल्कुल नहीं है। नाम भी नहीं सुने होंगे, नाम भी सुने नहीं रहते लोग, कभी एक आध देख लिए तो देख लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत ही बहुतायत से पाया जाता है। और इसका एकमात्र कारण है पॉन्ड बाथिंग, तालाब में नहाना। हमारे यहाँ तो कॉमन प्रैक्टिस है, और ये कॉमन प्रैक्टिस है। एक छोर पे इंसान नहाते, एक छोर पे जानवर होते हैं, और ये वहीं से फैलता है। ये टॉन्सिल की आप जैसे भी बात कर रहे थे, तो टॉन्सिल को समझने की हम लोगों को ज़रूरत क्यों है? टॉन्सिल के बारे में मैं बताऊँ, टॉन्सिल नॉर्मली सभी के गले में पाया जाता है। बेसिकली टॉन्सिल जो होता है एक लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं हम लोग। हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बाहर से जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन एंटर करते हैं उससे लड़ता है वो, है ना। तो वो जो इम्यून सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसी का पार्ट होता है एक टॉन्सिल गले में जो होता है। तो गले में टॉन्सिल के अलावा टॉन्सिल जैसे ही लिम्फॉइड टिश्यूज़ और भी पाए जाते हैं। नाक के पीछे जो एडिनॉइड होता है वो भी एक प्रकार का टॉन्सिल है नहीं। और एक गले में दो टॉन्सिल, जिसको कि सामान्य भाषा में जो हम टॉन्सिल बोलते हैं, वो गले में पाया जाता है। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है मुंह के अंदर और नाक के पीछे के हिस्से में पाया जाता है। ये यूजुअली बच्चों में जो इन्फेक्शन जो इंटर कर रहा है, मुंह से इंटर करता है, कोई इन्फेक्शन इंटर करता है तो उसको अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाने से रोकता है वो। तो एक प्रकार से वो बैरियर है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन अंदर जाए, उसके लिए एक बैरियर है वो। इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बार बार यदि इन्फेक्शन अंदर जा रहा है तो वो टॉन्सिल जो है उसका साइज़ काफ़ी फिर बढ़ने लगता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा बार इन्फेक्शन होने लगता है, तो टॉन्सिल खुद एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है। अच्छा, है ना, उसमें खुद ही इन्फेक्शन होने लगता है बार। उसी में जब क्रॉनिकली इन्फेक्ट हो जाता है टॉन्सिल, तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, टॉन्सिल भी जो एज इम्यून सिस्टम, एज ए डिफेंस सिस्टम, एक पर्टिकुलर एज तक ही काम आता है। बोले तो 4 साल, 5 साल, 7 साल तक काम आता है। उसके बाद फिर अपने आप धीरे धीरे इसका साइज़, इसका काम कम होने लगता है, साइज़ कम होने लगता है नॉर्मली। अच्छा, ओके। लेकिन जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो इसका साइज़ बढ़ जाता है। उस स्थिति में फिर इसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हम लोग बच्चे थे तब ये सुनते थे टॉन्सिल बढ़ गया, टॉन्सिल का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी नहीं सुनने मिलता है। ऐसा है। थ्रोट कैंसर की भी बात अभी बहुत ज़्यादा होती है। इससे हमको अवेयरनेस की क्या ज़रूरत है और किस स्टेज पे ये पता चल जाता है हम लोगों को? देखिए, मुंह और गले के कैंसर के तो बहुत सारे लक्षण हैं। कई बार तो सामान्य इन्फेक्शन में भी जो तकलीफ़ होती है, आपको गले में दर्द हो रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, वो भी एक प्रकार का कैंसर का लक्षण हो सकता है। गले के कैंसर का खाने पीने में दिक्कत होना, गले में दर्द होना, मुंह में छाला होना जो कि ठीक नहीं हो रहा है,
एक बार छाला हुआ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा छाला जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है कि कैंसर का लक्षण हो। जहाँ तक सवाल है अवेयरनेस का, लोग अवेयर तो हैं, अवेयर नहीं है ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि किसी को ये ना मालूम हो कि गुटखा खाने से कैंसर होता है ना, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि लोग अवेयर नहीं है, मालूम सबको रहता है। लेकिन ये हमारे सोसाइटी के सिस्टम में इतना घुस चुका है कि लोग इसको नॉर्मल लेने लग गए हैं। गुटखा खाना तो नॉर्मल बात है, चलता है, क्योंकि सभी गुटखा खाने वाले को कैंसर नहीं होता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो लोग ऐसा एग्जाम्पल भी देते हैं, वो तो खाता है गुटखा, उसको तो नहीं हुआ कुछ। लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जिनको मुंह का कैंसर होता है वो 100% टोबैको च्यूअर ही रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको मुंह का कैंसर हुआ हो और उसने गुटखा गुड़ाखू नहीं खाया हो, गुटखा गुड़ाखू ये अपना गुटखा और तंबाकू नहीं खाया हो। हर मुंह के कैंसर के व्यक्ति का आप हिस्ट्री ले लो, वो कभी ना कभी गुटखा और ये गुड़ाखू खाने से या टोबैको खाने का आदी रहता है, तभी उसको ये प्रॉब्लम होती है। अब चूँकि अपने यहाँ लोग इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी लोग करते हैं, लोग चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो अब क्या बोलें उसके लिए। कॉमन है, ये तो लाइफस्टाइल में आ गया है, ये तो लाइफस्टाइल में आ गया लोगों को। तो मेरे ख्याल से तो लोगों को तो खैर ध्यान देना ही चाहिए कि इस तरीके के फिल्म स्टार के जो एडवर्टाइजमेंट हैं उस पर ध्यान ना दें, है ना। और उन्हें भी ये समझना चाहिए जो फिल्म स्टार्स हैं कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट ना करें। लोगों को मालूम होते हुए भी वो खाते हैं, लगातार खाते हैं। इवन मैंने तो ऐसे मरीज़ देखे हैं कि जिनको मुंह का कैंसर हो चुका है, वो फिर से बायोप्सी प्रूव हो चुका है, लेकिन वो गुटखा खाना छोड़ नहीं पा रहा है, उसको बताने के बावजूद भी। ऐसे मरीज भी रहते हैं। तो लोगों के दिमाग में किस तरीके से घुसा हुआ है गुटखा और ये तंबाकू, आप समझ सकते हैं। फिर बहुत ईजी एक्सेस है ये, बहुत ईजी एक्सेसिबल है। हाँ, सही कहा आपने। लोगों में क्या है, गुटखा खा रहा है तो गलत नहीं मानते हैं। आप सोसाइटी में गुटखा खा रहे हैं तो दे भाई थोड़ा सा दे दे, ऐसा रहता है तो नॉर्मल है, चलता है, लोग ये तो खाता है, कोई बात नहीं, खाता है तो ये एक्सेप्टेड है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है वो कि गुटखा खाता है तो कोई बात नहीं। हाँ, यदि सोसाइटी में सबके बीच यदि आदमी शराब पी ले तो वो थोड़ा सा बहुत ही एंटी सोशल हो जाता है वो, तो लोग इतना शराब नहीं पीते हैं। लेकिन गुटखा ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तंबाकू एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, चलता है ये तो। शराब अभी तक लाइफस्टाइल में नहीं आया है, जैसे शराब लोगों में फॉरेन में आ गया है, तो यहाँ नहीं आया। तो कम से कम लोग यहाँ उतना नहीं पीते हैं या छुप करके पीते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। उतनी मात्रा में नहीं पी पाते हैं, तो उससे होने वाले प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं। लेकिन गुटखा और तंबाकू के साथ ऐसा नहीं है अपने यहाँ। तो इसका पहला क्योर क्या है कि डायरेक्टली डायग्नोसिस होगा, फिर ऑपरेशन होगा थ्रोट कैंसर का? लोगों को लक्षण के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर यदि अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया तो अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेज में हो गया, सेकंड स्टेज में हो गया तो ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ठीक करने के। ऑपरेशन भी है, रेडिएशन भी होता है, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी आती है, सभी चीज़ें फिर आपके पास। तो वो कैंसर की कितना फैला हुआ है, कौन से टाइप का कैंसर है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। लेकिन यदि यही कैंसर आप एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, स्टेज 4 में पहुंच गया है ना, फैल गया है, तो फिर तो कोई भी थेरेपी हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा हो, फिर वो काम नहीं करने वाली है। अच्छा, फिर वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो जाता है कि हाँ भाई अब इसका ज़िंदगी लंबा खींच लो, थोड़े बहुत दवाई देके जितना खींच सके कंफर्टेबली ज़िंदा रह जाए। तो इसलिए इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हम इसका क्योर चाहते हैं तो क्योर मतलब कंप्लीट क्योर। तो अर्ली स्टेज में यदि इसका पता चल जाता है तो आप इसको कम्प्लीटली क्योर करने की स्थिति में रहते हैं। लेट स्टेज में ट्रीटमेंट देना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि आप क्योर कर भी लेते हैं तो लाइफ पहले जैसे फिर वो नहीं रह जाती। बहुत सारी फिर डिफॉर्मिटीज़ और कोमॉर्बिडिटीज़ आपकी ज़िंदगी में रह जाती हैं। अगर मैं सारे ENT सर्जरीज़ की बात करूं तो आपने अभी तक सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी कौन सी की है? देखिए, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज तो सभी में ही रहती है, चाहे आप कान में ले लें, चाहे आप नाक की सर्जरी लें, चाहे आप गले की सर्जरी ले लें। मैं यूजुअली एंडोस्कोपिक सर्जन, नाक का एंडोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ मैं। तो मैंने जो एंडोस्कोप के थ्रू नाक के ब्रेन के जो ट्यूमर्स निकाले हैं
वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज रहती हैं। ओके। मैं मानूंगा कि हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए उसको। नाक में एक बीमारी होती है, एंजियोफाइब्रोमा होती है, कि जो खून की नसों का ट्यूमर रहता है या और भी दूसरे जो ट्यूमर्स रहते हैं नाक के अंदर के, उसको भी निकालना एक काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। हम लोगों ने ये सक्सेसफुली इसका ट्रीटमेंट किया है, ऑपरेशन करके, दूरबीन से ऑपरेशन करके इस प्रकार के ट्यूमर को कंफर्टेबली और सक्सेसफुली निकाला है। ओके। का ट्यूमर हो, चाहे नाक का ट्यूमर हो, चाहे साइनसेस का ट्यूमर हो, तो आजकल दूरबीन के द्वारा कम मॉर्बिडिटी से इसको अच्छे से किया जा सकता है और हमने किया है इसको। गले का जहाँ तक सवाल है, गले में जो ट्यूमर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, कई बार थायराइड की सर्जरी जैसे हो गई, थायराइड में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो थायराइड का जो ग्लैंड रहता है कभी कभी चेस्ट के नीचे चला जाता है, चेस्ट में चला जाता है, वो यहाँ से बोन के नीचे चेस्ट में चला जाता है। ओके। तो हमने ऐसे भी ऑपरेशंस किए हैं, थायराइड, बड़े बड़े थायराइड के ट्यूमर्स निकाले जो चेस्ट के अंदर चला गया हो, उसका ऑपरेशन करके हमने निकाला है उसको। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरीज रहती है। कुछ एक सर्जरी रहती है गले में ही, जो एक बड़ी आर्टरी रहती है, मेन आर्टरी रहती है, जिसको कि हम कैरोटिड बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी, जो कि पूरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो उसमें भी एक प्रकार का ट्यूमर होता है जिसको कि हम कैरोटिड बॉडी ट्यूमर बोलते हैं। तो हमने ऐसी ट्यूमर्स को भी निकाला है अपने फील्ड में। यहाँ पर अपने कैरियर में मैंने ऐसी, बहुत रेयर बीमारी है ये, लेकिन हमने अपने कैरियर में इसको सक्सेसफुली किया है इसको। और ईयर से रिलेटेड? ईयर में एक सर्जरी रहती है, कोलेस्टेटोमा सर्जरी। कभी कभी ये बहुत लिमिटेड रहती है, कम, थोड़ी ज़्यादा जगह फैली हुई नहीं रहती है, तो इजीली निकल जाती है। लेकिन जब ये बहुत एक्सटेंसिव बीमारी रहती है, जो कान की हड्डियाँ गल जाती है, कान जो है एनाटॉमिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। हाँ। तो ये जो बीमारी रहती है छोटी छोटी जगहों में अंदर ही अंदर फैली रहती है। तो इसको निकालना, माइक्रोस्कोप के थ्रू निकालना, ये भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि इसका आप एक पार्ट भी नहीं छोड़ सकते अंदर। थोड़ा भी छूट गया, इट्स लाइक कैंसर। ये कैंसर नहीं है ये बीमारी, कोलेस्टेटोमा, लेकिन इसका नाम ही वैसे ही है, कोलेस्टेटोमा। टोमा मतलब ये होता है कि कोई ट्यूमर जैसी बीमारी है। ये कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी है कि आप इसका एक भी टिश्यू अंदर नहीं छोड़ सकते आप बाहर, कि आप दवा से ठीक कर ले नहीं कर सकते। तो एक एक जगह से इस टिश्यू को हमको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो एक्सटेंसिव कोलेस्टेटोमा सर्जरीज होती हैं वो हमने किए हैं। कान में तो खैर और भी बीमारियां होती हैं जो हम लोग करते हैं रूटीन में, है ना। ओटोस्क्लेरोसिस करके एक बीमारी होती है, ओटोस्क्लेरोसिस। इसमें सुनाई देने की क्षमता कम हो जाती है आदमी की, कान की हड्डियाँ चिपक जाती है, तो उस बीमारी का ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं। और जो पहले ट्रेडिशनल तरीके चलते थे सर्जरी के या फिर ट्रीटमेंट के, और अभी के डेट पे कितना एडवांसमेंट हो गया है? काफ़ी एडवांसमेंट जैसे है। आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया होगा तब वो प्रोसीजर कैसे होता था और आज के डेट में कैसे होता है वो सारी चीज़ें? अभी तो बहुत फ़र्क आ गया है। आज से मैं 25-30 साल पहले यदि देखता हूँ, जब ENT सर्जरी मैंने चालू की थी, तब तो एंडोस्कोप भी नहीं आया था। नाक का जो एंडोस्कोप है, उसी समय जस्ट जब हम PG कर रहे थे उसी समय एंडोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, नाक का एंडोस्कोप का। तो उस समय तो बिना एंडोस्कोप के सर्जरी होती थी। अच्छा। तो एंडोस्कोप ने तो ENT की सर्जरी में तो रिवोल्यूशन ला दिया, कहना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा चेंज ही हो गया है। पहले जो बिना एंडोस्कोप से हम सर्जरी करते थे आज से 25-30 साल पहले, और आज जो एंडोस्कोप से करते हैं, तो रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पेशेंट के, और बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा तो ठीक है कि एक अच्छा एंडोस्कोप, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छा मॉनिटर, ऐसी टाइप की चीज़ें जो आपको चाहिए, थोड़ा तो कॉस्ट बढ़ता ही है। तो उस समय में और इस समय में एक तो एंडोस्कोप का बहुत फ़र्क आ गया है। दूसरा एक चीज़ है कोबुलेशन। कोबुलेशन जो है अभी पिछले 10-15 साल ही हुए हैं इसको आए, इससे भी नाक की सर्जरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ये क्या होता है? कोबुलेशन एक प्रकार की मशीन है जिससे कि आप टिश्यू का डिसेक्शन करते हैं ऑपरेशन से। जैसे आप चाकू छुरी से डिसेक्शन करते हैं, नॉर्मली जो है मैनुअली कट करके करते हैं, या आर्टरी फॉरसेप्स से डिसेक्ट करते हैं। तो ये कोबुलेशन जो होता है, इसमें 2 प्रकार के मोड होते हैं, एक एब्लेशन मोड और एक कोबुलेशन मोड, जिसकी मदद से आप टिश्यू का डिसेक्शन कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। और एक कोगुलेशन मोड के हेल्प से आप जो ब्लीडिंग हो रही है उसको बंद कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, जिसकी वजह से गले की और नाक की बहुत सारी सर्जरी आप कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं। पेशेंट को इसमें फ़ायदा ज़्यादा होता है।
पेशेंट को दर्द कम होता है, खून कम निकलता है, चीरा लगाने की ज़रूरत कम पड़ती है, स्कार कम आता है और रिज़ल्ट भी अच्छे आते हैं। तो पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में तो बहुत फ़र्क आ गया है ट्रीटमेंट वाइज। हाँ, कॉस्ट वाइज थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट का जो कॉस्ट है वो चूँकि बढ़ता है थोड़ा सा, वो तो है। हाँ, अभी एक टेली कंसल्टेशन का भी ट्रेंड पे है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ये क्या चीज़ है? देखिए, टेली कंसल्टेशन का मतलब दूर से कंसल्ट करना। टेली जैसे टेलीग्राम होता है, टेलीफोन होता है, मतलब दूर से कंसल्ट करना, टेली कंसल्टेशन हुआ। तो इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा कोविड टाइम पे हुआ, जब आप पर्सनली लोगों से घर बैठे आपको इलाज की ज़रूरत थी, उस समय काफ़ी यूज़ हुआ। अभी भी इसकी काफ़ी उपयोगिता है कि जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं, दूर दराज के लोग हैं, आ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, या तो बीमारी के कारण से नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है तो नहीं आ पा रहे हैं, तो ये टेली कंसल्टेशन ऐसे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कम से कम आपको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता है, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये, और इसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो सबसे आपने अभी तक वियर्डेस्ट फॉरेन बॉडी क्या देखी है लोगों में, जो लोग अपने कान में या फिर नाक में घुसा लेते हैं? देखिए, यूजुअली बच्चे होते हैं जो कि अपने कान, नाक या गले में बाहर की जो वस्तुएं हैं डाल लेते हैं। बच्चों में इतना सेंस नहीं रहता कि क्या चीज़ मुंह में रखना है, कान में डालना है, नाक में डालना है। तो हमारे पास यूजुअली इस टाइप के बच्चे बहुत आते हैं, जो बहुत ही वैरायटी ऑफ चीज़ें लोग डाल के ले आते हैं, चाहे वो नाक में हो चाहे गले में हो। वो मैं बोलना चालू करूँगा तो पूरी दुकान खुल जाएगी। विचित्र टाइप की चीज़ें वो डाल के लाते हैं, चाहे वो सिक्का डाल के ले आया, चाहे पेन की चीज़ें डाल के ले आया, चाहे प्लास्टिक की चीज़ें डाल के ले आया, चाहे पिन डाल के ले आया, चाहे रबर डाल के ले आया, पेन का ढक्कन डाल के ले आया। खाने पीने की चीज़ें हैं, नॉन वेज फिश बोन फंस जाता है, मटन का बोन फंस जाता है ना, अलग अलग टाइप के बोन, डेंचर फंस जाता है, दांत फंस जाता है, ये सब नाक कान, गले में, सब जगह। अच्छा। बड़ी फॉरेन बॉडीज यूजुअली गले में चली जाती हैं, बड़ी, जैसे सिक्का हो गया है, खाते खाते जो चीज़ें फंस जाती है, नॉन वेज जो बोन्स वगैरह रहती है वो सब गले में जाती है। छोटी जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं है ना, वो कान में बच्चे डाल लेते हैं। मोती हो गया, रबर हो गया, पेंसिल हो गया, इस टाइप की चीज़ें कान में डाल लेते हैं लोग, है ना। बड़ी चीज़ें जो होती है ये एक्सीडेंटली चला जाता है, डाल लेते हैं नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्सीडेंटली वो मुंह में रखा हुआ बच्चा अंदर चला गया, सांस की नली में फंस गया, खाने की नली में फंस गया, फिर उसको निकालना पड़ता है। सेफ्टी पिन, हमने तो एक बार सांस की नली में सेफ्टी पिन फंस गया था, उसको निकालना पड़ा था। अच्छा, है ना। प्लास्टिक की चीज़ें रहती है वो फंस जाती है। विसिल लोग बजाते रहते हैं, विसिल बजाते हैं ना, बजाते बजाते ज़ोर से खींच लेते हैं, खींचते हैं अंदर चला जाता है, उस टाइप की फॉरेन बॉडीज़ फंस जाती है। लोग दांत में डेंचर लगाते हैं तो वो कभी कभी लूज़ हो जाता है, अंदर कटक जाते हैं, फंस जाता है जा कर के। इस टाइप की चीज़ें हैं। नॉन वेज की जैसे मैंने बात की, चिकन बोन, मटन बोन, फिश बोन, ये चीज़ें खाने की नली में जाके फंस जाती हैं। कभी कभी तो इतनी बड़ी रहती हैं, वो इतनी नुकीली रहती हैं, पॉइंटेड रहती हैं कि वो कि खाने की नली को फाड़ देती हैं, तो उससे दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है, सांस की नली में चला जाता है तो सांस ही रुक जाती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी फॉरेन बॉडीज़ हैं, बहुत वेराइटीज़ हैं जिसको कि निकालते हैं हम लोग। तो फिर इनको आप निकालते कैसे? लाइक इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको पेट से कैसे निकालेंगे? ये दूरबीन से निकाला जाता है। भाई देखिए, जो चीज़ अंदर जा रही है तो इतना बड़ा तो है कि हम निकाल भी लें उसको, जब जा सकती है तो वो निकल भी सकती है, तो वो दूरबीन से निकालना पड़ता है ना, स्पेशल टेक्निक से निकालना पड़ता है उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन बॉडी फिर पेट में भी चला जाता है, वो पेट में चला जाता है तो फिर गैस्ट्रो वाले जो रहते हैं, जो पेट के डॉक्टर रहते हैं, वो उसको डील करते हैं फिर। सो आप IMA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो IMA और AOI कितना इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल प्रैक्टिसेस के लिए, और आप जब थे तो आपने क्या क्या काम किया था उस पर? देखिए, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने जैसे AOI की बात की, तो AOI जो है एक कान नाक गला रोग विशेषज्ञों का संगठन है। IMA जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, सभी प्रकार के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का एक संगठन है। सभी संगठन की अपनी उपयोगिता रहती है। जहाँ तक सवाल है AOI जो कि ENT एसोसिएशन है, और IMA जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, मैं दोनों ही एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पहले रह चुका हूँ मैं जी। जहाँ तक सवाल है मेडिकल प्रैक्टिस की, किसी भी एसोसिएशन का
मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपने जो सदस्यगण हैं उनके बीच में जो नॉलेज को स्प्रेड करना, एक दूसरे से नॉलेज को बढ़ाना, कि जो नॉलेज एक बंदे के पास है तो वो दूसरे को दे, दूसरे के पास है तो वो तीसरे को दे, एक दूसरे को नॉलेज देना। तो ये जो नॉलेज देने और लेने का जो काम होता है, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग टाइप के कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, CMEs अरेंज करते हैं। देखिए, मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है, ऐसा नहीं कि आपने MBBS कर लिया, MS कर लिया, MCH कर लिया तो आपका सीखना ख़त्म हो गया। आपको ज़िंदगी भर सीखना है, ज़िंदगी भर अपग्रेड होना है। अपग्रेडेशंस तो आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सभी को पता चले, सभी डॉक्टर्स को पता चले। तो ये जो एसोसिएशन है, इस तरीके की साइंटिफिक एक्टिविटीज़ करके, CMEs ऑर्गेनाइज करके, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके लोगों के नॉलेज को अपग्रेड करती है। और डेफिनेटली जब डॉक्टर्स का नॉलेज अपग्रेड होगा, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोगों का इलाज भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कर पाएंगे। तो ये एसोसिएशन का एक मुख्य उद्देश्य ये रहता है। और दूसरा एक उद्देश्य रहता है कि आम पब्लिक की जो सोचने का तरीका है और एक संगठन जो है, डॉक्टर्स का संगठन, उनके एक सोचने का तरीके में फ़र्क रहता है। तो जो एसोसिएशन जो रहता है, इन दोनों के बीच का ब्रिज बन के काम करता है। एसोसिएशन में जो पोस्ट होल्डर्स रहते हैं उनको दोनों चीज़ जगह की समझ रहती है ना। जो डॉक्टर्स हैं उनके भी समझ रहती है कि उनकी क्या थिंकिंग है, उनको कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आम लोगों से भी उनके संबंध रहते हैं, वो क्या डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं उनको मालूम रहता है। तो डॉक्टर्स के एक्सपेक्टेशन को पब्लिक तक पहुंचाना और पब्लिक के एक्सपेक्टेशन को डॉक्टर्स तक पहुंचाना, ये भी काम एसोसिएशन का रहता है, पोस्ट होल्डर्स का रहता है। तो ये काम भी एसोसिएशन करती है। तीसरी चीज़ रहती है कि जो अपने एसोसिएशन के सदस्य हैं उनकी जो समस्याएं हैं, है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, है ना, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम रहती है ना, नॉलेज से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, या और भी जो भी प्रॉब्लम हो। आजकल के गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, है ना, तो ये सबको दूर करना, ये सब एसोसिएशन का काम होता है। जो कि फिर जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो पोस्ट होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट से बातचीत करके इन समस्याओं को सुलझाती है ना। तो ये सब हमने किया है जब मैं अध्यक्ष पद पर था। तो एक मेरा कॉमन क्वेश्चन ये है कि आप जब प्रिपेयर किए होंगे MBBS के लिए और आज के दौर को आप देखते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है? आपके टाइम पे ज़्यादा टफ था या फिर आज ज़्यादा टफ है? देखिए, मेडिकल फील्ड तो कभी सरल नहीं रहा है। ये पहले भी टफ था और आज भी टफ है। हाँ, लेकिन अब नंबर ऑफ़ सीट्स की जहाँ तक बात है, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की बात है, अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा बोलना चाहिए। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ज़रूरत है लोगों को डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए भी ज़्यादा डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन ज़्यादा डॉक्टर्स बनने के साथ साथ ज़्यादा क्वालिटी के डॉक्टर्स बने, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ डॉक्टर्स की क्वांटिटी बढ़ाने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। वो क्वालिटी भी आपको देनी पड़ेगी जहाँ से वो डॉक्टर अभी बन रहे हैं। नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस बहुत खुल रहे हैं, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स बहुत बन रहे हैं, लेकिन पहले के समय के जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी अभी उतनी नहीं रह गई है। कारण एक ही है कि जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्वालिटी को भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप क्वांटिटी दे रहे हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है और रायपुर कैसे शिफ्ट हुए आप? देखिए, मेरा MBBS रायपुर से ही है। मैं रायपुर का ही, मेरा जो अल्मा मैटर है ना, वो रायपुर ही है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का एल्यूमनाई हूँ मैं, है ना। मेरा MBBS यहीं से है, मैं यहीं का हूँ। MS करने के लिए मैं ग्वालियर चला गया था। मैंने ENT की जो पढ़ाई है, मास्टर ऑफ सर्जरी, वो मैंने ग्वालियर से किया है। और फिर मैंने उसके बाद MS करने के बाद जो ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रेनिंग होती है, वो फिर मैंने बॉम्बे के दूसरे हॉस्पिटल्स में ली। फिर उसके बाद वापस लौट करके रायपुर में ही आकर के फिर मैंने प्रैक्टिस चालू की। फिर आपका जो हॉस्पिटल है, रूप जीवन हॉस्पिटल, उसकी शुरुआत आपने फिर कैसे की यहाँ पे? देखिए, मैंने ये
2005 में 2005-6 में ये हॉस्पिटल मैंने खोला है ये। उससे पहले मैं कुछ साल और प्रैक्टिस कर रहा था, ईएनटी की प्रैक्टिस करता था मैं। ईएनटी को प्रैक्टिस करते हुए रायपुर में मेरे को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। 25 साल से मैं ईएनटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ रायपुर में। और हॉस्पिटल मैंने खोला है तब से। हाँ, जब से छत्तीसगढ़ में तो खैर एमबीबीएस जब मैंने किया था 1987 में। मैं 1986 में आ गया था छत्तीसगढ़ रायपुर, तो 1986 में रायपुर हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप तो छत्तीसगढ़ से ही हूँ, मेरी पैदाइश भी छत्तीसगढ़ की ही है ना। तो जहाँ तक सवाल है इसका प्रैक्टिस का मेरे, तो मैं ईयर 2000 से ईएनटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ रायपुर में। और मैंने 2005 में फिर मैंने अपना हॉस्पिटल खोला यहाँ पर, रूपजीवन हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपग्रेड करता चला गया। डेफिनेटली एक साथ जब छोटा हॉस्पिटल खुला, नंबर ऑफ़ बेड्स भी कम थे, नंबर ऑफ़ स्टाफ भी कम थे। ये सेम उसी लोकेशन पे था या फिर कहीं और? सेम लोकेशन पे था ये, सेम लोकेशन पे था ये। अभी भी वहीं पर है आज पर, है ना। आज 20 साल हो गए इस हॉस्पिटल को करीब, तो उसी लोकेशन पर ही है। तो धीरे धीरे चीज़ें अपग्रेड होती गई, धीरे धीरे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जुड़ते गए। ईएनटी तो खैर अपग्रेड होता ही गया कि फिर हम पहले ईएनटी के कुछ सर्जरीज़ करते थे, फिर दूसरी लेटेस्ट सर्जरीज़ करने लग गए, बड़ी सर्जरीज़ करने लग गए, दूसरे इक्विपमेंट्स हम खरीदने लग गए। तो धीरे धीरे फिर हमने इसको ग्रो किया ऐसा। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट। ईएनटी के बारे में मेरे को बिल्कुल इतनी सारी चीज़ें पता नहीं थी। काफ़ी अवेयर हुआ मैं, और इस पॉडकास्ट को देख के भी बहुत सारे लोग अवेयर होंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकूं, ईएनटी के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में लोगों को बता सकूं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, अवेयरनेस कम से कम है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं ये माध्यम बना कि लोगों तक मैं अपने विचार पहुंचा सका। थैंक यू। थैंक यू सर।